सुबह का सूरज चमका ही था कि अजीब तरह के ढोल बजने की आवाजें सुनाई थी। हम बस्ती से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन यहाँ से बस्ती को हम बआसानी देख सकते थे। मैंने देखा कि झोंपड़ियों के दरमियान से इंसानों के गोल निकल रहे हैं। वो तेज रफ्तारी से एक तरफ बढ़ रहे थे। मुंबई ने मेरी तरफ देखा और बोला, दूसरी जरूरियात से फारिग होने से पहले बेहतर यह है कि इन लोगों के सरदार को देख लिया जाए। मैंने उस बात में गर्दन हिला दी। मुंबई ने लैंड रोवर स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और बस्ती के एक हिस्से में ले जाकर रोक दी। गुजरने वाले लोग हैरान निगाहों से हमें देख रहे थे, लेकिन किसी ने न तो हमसे कोई तारुस किया न गुफ्तगू करने की कोशिश की। मुंबई मुझे लिए हुए आगे बढ़ने लगा। मेरे जहन में उस तालीम याफ्ता औरत की बहुत सी तस्वीरें बन रही थीं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बावजूद एक नीम वैशी कबीले की सरदारी कर रही थी। मेरा ख्याल था कि कोई शानदार औरत होगी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो सख्त जहनी कोफ्त हुई। वो एक दरमियाने कामत की लागर सी औरत निकली। उम्र तकरीबन 35-40 के करीब होगी। चेहरा खुश्क, होंठ भिंचे हुए, कटे हुए बाल, लेकिन सर पर दरमियान में छोटे छोटे घुंघराले बालों का एक गुच्छा। वो एक खूबसूरत आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी। चीते की खाल जिस्म से लपेट रखी थी। नंगे पांव भी चीते की खाल पर रखे हुए थे। पांव के पास मुड़ा हुआ लकड़ी का एक डंडा रखा हुआ था जिस पर रंगीन तार लपेट दिए गए थे और जिसकी हथेली किसी खास चीज की बनी हुई थी। उसके सामने बहुत से अफराद बैठे थे। वो उनके मसाइल सुन रही थी। मर्दों ने अपने जिस्मों के बहुत कम हिस्से ढांपे हुए थे। उनके बाजू और सीने मजबूत और चमकदार नजर आ रहे थे। मैंने हैरानी से मुंबई की तरफ देखा और वो आंखें बंद करके गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, यही इन लोगों की सरदार हैं। मुझे मुंबई की बातें मजाक महसूस हो रही थी। अभी मैंने इस सिलसिले में कोई और सवाल नहीं किया था कि दफतन वहां बैठे हुए तमाम लोगों की गर्दनें हमारी जानिब घूम गईं और मुंबई आहिस्ता से मुझसे बोला, गालिबन सरदार ने तुम्हें देख लिया है, शायद वो तुम्हें तलब कर ले। दो अफ्रीकी तेज रफ्तारी से निकलकर हमारी तरफ पहुंचे और अफ्रीकी जबान में मुंबई से हमारी आमद की वजह पूछने लगे। फिर उन्होंने उससे गालिबन यही कहा कि मुझे उनके सरदार के पास ले चले। मुंबई ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और चंद लम्हे के बाद हम सरदार के करीब पहुंच गए। दूर से मैंने उस औरत को देखा था और मेरे जहन पर बड़ा अजीब सा तासुर कायम हुआ था, लेकिन करीब से देखने पर एक एहसास जरूर हुआ। उसका चेहरा मोहरा और हुलिया जैसा भी हो, लेकिन आंखों की चमक बताती थी कि वो एक तालीम याफ्ता और जीरक औरत है। खुश्क होंठ भिंचे हुए थे। उसने मेरे सरापे का जायजा लिया और फिर मुस्कुराए बगैर सपाट लहजे में बोली, हमारी बेकसी का तमाशा देखने आए हो अजनबी। उसका लहजा इंतहाई तल्ख था और अंग्रेजी इंतहाई शानदार थी। मैंने कहा, नहीं मुअज़्ज़ज़ सरदार, इंसान को इंसान की बेबसी का तमाशा देखने के लिए उसके करीब नहीं आना चाहिए। कोई अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इजहार हमदर्दी तो कर सकता है। वो बोली, इजहार हमदर्दी से किसी को कुछ नहीं मिलता। हम अपने आप को रुसवा करने के कायल नहीं हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। अगर सरदार को मेरी आमद नागवार गुजरी है तो बिलाशुबा मुझ पर यह फर्ज आयद होता है कि मैं फौरन वापस चला जाऊं। उस औरत ने कहा, तुम्हारे लिए वापस चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि तुम बैरूनी दुनिया में जाकर हमारी बेकसी की क्या दास्तानें सुनाओगे, और दास्तानें सिर्फ जहनी तफरी के लिए होती हैं। अमली तौर पर कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता। उसके लहजे में बला की तलखी थी। मैं उस तलखी को महसूस कर रहा था। उसने खुश्क से अंदाज में कहा, अगर हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश होती तो यकीनन हम तुम्हारा इस्तकबाल करते, लेकिन अफसोस इन हालात में मैं तुम्हें सिर्फ वापस जाने के लिए कहूंगी। मैंने तुम्हारी आमद को पसंदीदगी की निगाहों से नहीं देखा है। मुमकिन है तुम कोई अखबारी रिपोर्टर हो, मुमकिन है किसी हुकूमत के नुमाइंदे हो, और मुमकिन है सिर्फ एक सयाह हो। मैं तुम्हें कोई तस्वीर बनाने की इजाजत भी नहीं दूंगी। अफ्रीका के नंगे भूखे अवाम की तस्वीर पहले ही बहुत इनामात हासिल कर चुकी हैं, लेकिन इनामात वसूल करने वालों ने इनाम की रकम का एक पैसा भी अफ्रीका के इन भूखे नंगे अवाम के लिए नहीं भेजा। जिन लोगों को इन्होंने अपनी तस्वीर के लिए मॉडल बनाया वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। अलबत्ता इनामात लेने वालों ने अपने लिए खूबसूरत मकानात जरूर बनवा लिए। तुम लोग अफ्रीका के स्याह फामों को उनकी तीरा बख्तियों का एहसास दिलाने के लिए यहाँ क्यों आ जाते हो? हमारे जलते हुए जख्मों को क्यों कुरेदते हो? जाओ, वापस चले जाओ। हम तुम्हारी मनहूस आमद को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम लोग आज भी पहले की मानंद हो। मौका मिल जाए और गुलामों की तिजारत आम हो जाए तो तुम हमारे नौजवानों को पकड़कर जानवरों की तरह हाँकते हुए ले जाओगे और अपनी दुनिया में ले जाकर उन्हें गुलाम बना लोगे। कि इसके अलावा इन काले जिस्मों और काली तकदीरों वालों के लिए तुम्हारे दिल में और कोई जगह नहीं। उसका लहजा बेहद तल्ख, बेहद जहरीला था। जिंदगी का एक नया बाब मुझ पर खुला था। दिल में तो बड़ी ख्वाहिश थी कि उससे कुछ और गुफ्तगू करूं,
उससे पूछूं कि अपने मसाइल के हल के लिए उसने खुद क्या क्या इक़दामात किए, लेकिन उसके लहजे की नफरत बताती थी कि वो अब यहाँ हमारी एक लम्हे की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनाचे मैंने मॉम्बे को वापसी का इशारा किया और मॉम्बे मेरा बाजू पकड़ कर वापस चल पड़ा। वो सब कीना तोज निगाहों से मुझे देख रहे थे। पता नहीं अपने सरदार की बातें उन्होंने समझी थी या नहीं, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगा लिया था कि उनकी सरदार हमारी आमद से नाखुश है। चुनाचे उन सब की निगाहों में भी हमारे लिए नफरत के आसार पैदा हो गए। मॉम्बे ने लैंड रोवर स्टार्ट करके वापस मोड़ दी और अपनी आदत के मुताबिक तेज रफ्तारी से वहां से चल पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी तारी थी। मैं भी खामोश था। मैं जानता था कि मॉम्बे भी सरदार की गुफ्तगू से मुतासिर हुआ है। काफी दूर निकल आने के बाद वो यक बयक हंस पड़ा, फिर बोला, सॉरी सर, इस औरत ने काफी तल्ख गुफ्तगू की है, यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आई होगी, लेकिन क्या किया जाए, हकीकत यही है कि अफ्रीकियों की तकदीर भी उनके जिस्मों की मानंद ही स्याह है। भला कोई इनके लिए क्या कर सकता है। मॉम्बे के तंज को मैं महसूस कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मॉम्बे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेचारे पसमानदा हैं और न जाने कब तक इन्हें इस पसमानदगी का शिकार रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे हैरत है कि जनरल टेरिस ने इनकी फलाह बहबूद के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मॉम्बे ने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है, गोएटे हिल के वसाइल अभी इतने ज्यादा नहीं हैं कि जनरल टेरिस इस तरफ तवज्जो दे सकें। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इस तरफ ले आया। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक हसीन इलाके की तरफ ले चलता हूँ। वैसे ये औरत कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई थी और इसकी वजह भी है। वाल्टो मोबाई के जाने के बाद इन कबीलों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई थी और इनका ख्याल था कि शायद जनरल टेरिस इनकी जानिब फौरी तवज्जो देंगे, लेकिन जनरल अभी तक उलझनों ही में घिरे हुए हैं। बहुत सी मुखालफतें बर्दाश्त करना पड़ी हैं इन्हें। वाल्टो मोबाई एक मखसूस तबके को नवाजता था, चुनाचे इस मरात याफ्ता और माली तौर पर मुतमईन तबके ने जनरल टेरिस के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। यही वजह है कि जनरल अभी बहुत से ऐसे कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे सके। मॉम्बे ने लैंड रोवर का रुख तब्दील कर दिया था। पहला तजर्बा कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था, लेकिन बाहर तौर मुझे नए नए तजर्बात करने का शौक था। चुनाचे मैंने मॉम्बे के काम में मुदाखलत नहीं की। इस बार वो जिस इलाके में मुझे लाया था वो वाकई बेहद खूबसूरत था। उसने बताया, ये हाथियों का इलाका कहलाता है। यहाँ हाथी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्या तुम्हें हाथियों का शिकार पसंद है? मैंने कहा, नहीं मॉम्बे, मैं तो सिर्फ उन लोगों का शिकार करता हूँ जो मेरे मिशन के खिलाफ हूँ। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मॉम्बे चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर तौर आपने तस्लीम किया है कि शिकारी आप भी हैं। मैंने कहा, हाँ मॉम्बे, हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई मिशन जरूर होता है और वो अपने मिशन की राह में आने वाली हर रुकावट से नबरदाज़मा होने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। हमने एक हसीन आबशार के किनारे लैंड रोवर रोक दी और यहाँ कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया गया। मैं भी बस दिल बहला रहा था, वरना इस सैर व सयाहत की कोई खास जरूरत नहीं थी। आबशार के पानी से बनने वाली नदी इस कदर शफाफ थी कि उसकी तह में पड़ी एक एक शय नजर आ रही थी। मैं उस पानी में पांव लटका कर बैठ गया। मॉम्बे लैंड रोवर में मसरूफ हो गया था। उसने राइफल तैयार करके बाहर निकाल ली, उसे लैंड रोवर के बोनट पर रखा और फिर खुद भी जमीन पर बैठकर जूते खोलने लगा। फिर उसने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। बोला, बेहद खुशगवार पानी है, क्या तुम नहाना पसंद नहीं करोगे? मैंने कहा, हाँ मॉम्बे, क्यों नहीं। और मैंने भी लिबास उतार कर ठंडे पानी में छलांग लगा दी। ठंडे और बेहद शफाफ पानी में गुस्ल करते हुए मैंने मॉम्बे से उस इलाके के बारे में पूछा और वो मुझे यहाँ के हालात से आगाह करने लगा। मैंने पूछा, अतराफ में कोई आबादी नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं, कोई कबायली आबादी नहीं है, लेकिन बाईं समत चंद मील के फासले पर योटोबोना का इलाका है। योटोबोना में कॉर्पोरेट कंपनी कुछ काम कर रही है, पता नहीं क्या। इस बारे में मेरी मालूमात ना होने के बराबर है। फिर मैंने उसे पूछा, कंपनी के लिए काम करने वालों ने तो आबादी अलग ही बना रखी होगी। वो बोला, हाँ, ये लोग हर तरह के वसाइल रखते हैं। आमदोरफ्त के लिए इनके पास जदीद सहूलियात भी हैं, चुनाचे उन्हें इन वीरानों में कोई तकलीफ नहीं होती। ये अपने लिए एक मखसूस हिसार बना लेते हैं। हालांकि ये इलाका हाथियों का इलाका कहलाता है और बाज़ औक़ात हाथी यहाँ खौफनाक तबाही मचाते हैं, लेकिन इस तरह के काम करने वाले ऐसी चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। इनके पास बेहतरीन शिकारी मौजूद हैं जो हाथियों को भगाने का फन जानते हैं। मैंने हैरत से पूछा, भगाने का फन? वो बोला, हाँ, हाथियों के शिकार की इजाज़त नहीं है। कम से कम इस इलाके में बगैर लाइसेंस के हाथी का शिकार नहीं किया जा सकता। उन्हें भगाने के लिए जो दिल चाहे किया जाए, या फिर कोई हाथी अगर बदमस्त हो जाए और जिंदगियों के दर पे हो तो हंगामी तौर पर उसे हलाक किया जा सकता है। थोड़ी देर के बाद मैं पानी से निकल आया, लेकिन मॉम्बे का दिल नहाने से नहीं भरा था। वो मुसलसल पानी में गहरी गहरी डुबकियां लगा रहा था। मैं लिबास तब्दील करके लैंड रोवर के बोनट पर आ लेटा। वक्त गुजरता जा रहा था।
ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں بدن کو چھو کر گزرتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے نشہ سا طاری کرتی جا رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، ذہن پر غنودگی کا کوئی غلبہ نہیں تھا، بس آنکھیں بند کرنے سے سرور سا مل رہا تھا۔ لیکن دفتن میں نے مومبے کی آواز سنی اور میری آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ یہ آواز چیخنے کے سے انداز میں تھی۔ میں چونک کر سیدھا ہوا اور میری نگاہیں ندی کی جانب اٹھ گئیں۔ تب میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک سیاہ فام قوی ہیکل آدمی مومبے سے لپٹا ہوا تھا اور دونوں میں شدید کشمکش ہو رہی تھی۔ پانی اچھل رہا تھا۔ مومبے چونکہ خود بھی جاندار تھا، اس نے حملہ آور کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور دونوں باری باری پانی میں غوطے کھا رہے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بے اختیارانہ انداز میں نے بونٹ پر رکھی ہوئی رائفل اٹھائی، لیکن سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کوئی چیز سنسناتی ہوئی قریب آئی اور لینڈ روور کا شیشہ ایک چھناکے سے چور چور ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے ذرات سے آنکھوں کو بچانے کے لیے میں نے آنکھیں فوراً بند کی اور لینڈ روور سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ میرے حق میں بہتر ہی ہوا، کیونکہ دوسرا تیر عین اس جگہ لگا تھا جہاں اب سے صرف ایک لمحے قبل میں موجود تھا۔ میں مستعد ہو گیا اور پھرتی سے پیچھے ہٹ کر لینڈ روور کے عقب میں پہنچ گیا۔ مجھے وہ حملہ آور نظر نہیں آئے تھے جو مجھ پر تیر برسا رہے تھے، یہاں سے البتہ مومبے نظر آ رہا تھا جو اپنے مد مقابل سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کا گھوڑا چڑھایا اور چوکنی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد مجھ پر کوئی تیر نہ چلایا گیا، لیکن مومبے بدستور خطرے میں تھا۔ میری نگاہیں اس پر جم گئیں۔ اپنے قریب آنے والوں سے تو میں ایک لمحے میں نمٹ سکتا تھا، لیکن اگر مومبے اس حملہ آور کا شکار ہو جاتا تو بہت برا ہوتا، اور پھر میں نے اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ انجام دیا۔ حالانکہ ایسا نشانہ لینا دیوانگی ہی کہی جا سکتی تھی، لیکن میں نے یہ خطرہ مول لے لیا تھا۔ اس بار جب وہ دونوں پانی سے اوپر ابھرے تو میں نے حملہ آور کی پشت کا نشانہ لے کر رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ دفتن ہی حملہ آور کا جسم پانی میں اچھلا اور شفاف پانی میں خون کے دھبے پھیل گئے، لیکن حملہ آور بھی کافی طاقتور تھا۔ زخمی ہوتے ہی اس نے مومبے کو چھوڑ دیا اور اپنے شدید زخم کے باوجود برق رفتاری سے ساحل کی جانب دوڑا اور ساحل پر پہنچ گیا، لیکن میں نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری دوسری چلائی ہوئی گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی کئی اور تیر سنسناتے ہوئے میرے اور مومبے کی طرف آئے۔ مومبے نے تو پانی میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن مجھے بچنے کے لیے تیزی سے گرنا پڑا۔ اب مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بار میں نے تیروں کی سمت کا اندازہ کر کے گولی چلائی۔ میرا نشانہ بالکل سچا تھا۔ ایک بلند درخت سے میں نے ویسے ہی ایک سیاہ بدن کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ چند لمحے تڑپا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ مومبے اب پانی میں پینترے بدلتا ہوا کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ ندی سے نکل آیا اور پھر کسی مگرمچھ کی مانند چاروں ہاتھ پاؤں سے تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا لینڈ روور کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے جسم کے بہت سے حصوں سے خون رس رہا تھا، لیکن لینڈ روور کے نزدیک آ کر اس نے مجھ سے مخاطب ہونے کے بجائے پھرتی سے اندر داخل ہو کر دوسری رائفل نکال لی اور پھر لینڈ روور کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں چاروں طرف فائرنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس فائرنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والے صرف 2 افراد ہی تھے اور دونوں ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ کافی دیر تک ہم دور دور تک نگاہیں جمائے رہے، لیکن اس کے بعد کہیں کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ رائفل 2 بار لوڈ کر لی گئی اور ہم دونوں آگے بڑھ کر درخت سے گرے ہوئے سیاہ فام کے قریب پہنچ گئے۔ ہم نے جھک کر اسے دیکھا۔ اس کے نزدیک ہی ایک جدید ساخت کی مشینی کمان پڑی ہوئی تھی۔ اس کمان کو دیکھ کر مومبے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مومبے نے کہا، یہ کمان ان جنگلیوں کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، کہا تمہارے زخموں کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بولا، خنجر کی ہلکی ہلکی خراشیں ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کم بخت بہت طاقتور تھا، کسی جنگلی بھینسے کی طرح۔ خیر میں ٹھیک ہوں۔ ہم دونوں دوسری لاش کے قریب پہنچ گئے جو اس حملہ آور کی تھی جس نے مومبے پر پانی میں حملہ کیا تھا۔ ہم جھک کر اس لاش کو دیکھنے لگے۔ دفتن میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اس سیاہ فام کے ٹخنے کے پاس 2 سفید دھبے دیکھے تھے۔ مجھے یہ دھبے کچھ عجیب سے محسوس ہوئے۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور ان دھبوں کے کناروں کو رگڑ رگڑ کر رومال سے صاف کرنے لگا۔ مومبے نے میری یہ عجیب و غریب حرکت حیرت سے دیکھی، لیکن اس وقت وہ مزید حیرت زدہ ہو گیا جب اس نے اس سفیدی کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رومال پر ایک عجیب سی براؤن رنگ کی سیاہی لگ گئی تھی۔ میں نے زور سے اس کی پوری پنڈلی پر ایک رگڑ لگائی تو پوری پنڈلی سفید ہو گئی۔ اب مومبے بھی حیران ہو کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے لاش کے چہرے پر رومال رگڑا اور چہرہ بھی سفید ہونے لگا۔ مومبے کے منہ سے متحجرانہ آواز میں نکلا، او مائی گاڈ، یہ سیاہ فام نہیں ہے، بلکہ شاید اس نے پینٹ کیا ہے اپنے چہرے پر۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں اس کے چہرے پر میک اپ کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے خد و خال مقامی لوگوں جیسے ہی تھے۔ میرا اندازہ غلط نہیں نکلا۔
रबर का एक बड़ा सा पैड नाक से उखाड़ा गया तो नाक का डिजाइन तब्दील हो गया। पेशानी और रुखसारों पर भी रबड़ के टुकड़े लगाए गए थे और जब हमने वो चेहरा मुकम्मल तौर पर साफ किया तो वो एक नीली आंखों वाले सफेद फार्म का चेहरा था। मॉम्बे आंखें और मुंह फाड़े खड़ा हुआ था। उसने मुताज्जिबाना निगाहों से मुझे देखा और बोला, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, कोई खास बात नहीं है मॉम्बे, क्या ख्याल है, यहाँ रुकना चाहिए या चला जाए? मॉम्बे ने कहा, जैसा मुनासिब समझें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा, दरअसल मैं यहाँ किसी नई उलझन में गिरफ्तार नहीं होना चाहता, चुनाचे बेहतर यही है कि यहाँ से निकल लिया जाए। मॉम्बे ने शाने हिलाए और हम राइफलें संभाल कर वापस चल पड़े। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ और मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं। हम अभी लैंड रोवर के दरवाजे भी नहीं खोल पाए थे कि दफतन हम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। और अगर मैं फुर्ती से मॉम्बे को जमीन पर धक्का न देता और खुद भी जमीन पर न गिर पड़ता तो यकीनन हम दोनों इस बार उनका शिकार हो जाते। लैंड रोवर अलबत्ता तबाह हो गई थी। उसके एक समत के दोनों टायर भी बेकार हो गए थे। गोलियां अब इतनी शिद्दत से बरसाई जा रही थीं कि जैसे बहुत से अफराद फायरिंग कर रहे हों। इन बहुत से लोगों से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने मॉम्बे को इशारा किया और हम दोनों बर्क रफ्तारी से लैंड रोवर की दूसरी समत पहुंचकर झुके झुके नदी की समत भागने लगे। गोलियों की समत से अंदाजा हो गया था कि वो दूसरी समत से आ रही हैं। बर्क रफ्तारी से नदी उबूर करते हुए हम उसके दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उस तरफ दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे, चुनाचे हम भागते हुए दरख्तों में घुस गए। लेकिन गोलियां मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रही थीं। जिस दरख्त के तने के पीछे हमने पहले पनाह ली, बेशुमार गोलियां उस तने में पैवस्त हो गईं। यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं था। उन लोगों से बचने के लिए ये जरूरी था कि हम घने जंगल में ज्यादा दूर तक निकल जाएं। चुनाचे हम दौड़ते रहे और चंद मिनट के अंदर अंदर इंतहाई घने जंगल में पहुंच गए। हमारी बाईं समत एक दलदली मैदान मीलों दूर तक फैला हुआ था। हम उस तरफ से बचते हुए दाहिनी समत दौड़ते रहे। अब हमें फजा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। सीटियों की आवाजें, बातें करने की आवाजें। वो लोग हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे और उनसे बचने का एक ही तरीका था कि उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाया जाए। सूरज गुरूब होता जा रहा था। दरख्तों के दरमियान जगह जगह दलदली गड्ढे थे और कई बार हम इन गड्ढों में धंसते धंसते बचे। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी। अंदाजे के मुताबिक हमने इस तरह दौड़ते हुए कई मील का सफर तय कर लिया था। बदन पसीने से तर थे। हमें यकीन था कि अगर हम रुके तो वो लोग हमारे नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जंगल में उनकी मौजूदगी का अंदाजा वक्तन फवक्तन आने वाली आवाजों से बखूबी हो रहा था। रात की तारीकी में हम महफूज थे, लेकिन सुबह की रोशनी में उनसे छुपने के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ती। अगर सुबह होने से कबल हम अपने लिए कोई मुनासिब पनाहगाह तलाश कर लेते तो फिर शायद बचत का कोई रास्ता निकल आता। मॉम्बे का सांस मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी से चल रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा और आहिस्ता से कहा, क्या तुम दौड़ने में तकलीफ महसूस कर रहे हो मॉम्बे? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उन खराशों से खून का इखराज ज्यादा हो गया है जो उस कमबख्त के चाकू से मेरे बदन पर लगी थी। मैं अपने बदन को कई जगह से भीगा भीगा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, यह तो खतरनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है हम किसी घने दरख्त की बुलंदी पर पनाह लें, इस वक्त ये हमारे लिए मौजू होगा। वो बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा। वैसे भी हम रात की तारीकी में ज्यादा नहीं दौड़ सकते। किसी भी जगह कोई भी खतरा पेश आ सकता है, क्योंकि अब तो जमीन भी नजर नहीं आ रही। मॉम्बे ने मेरी बात की तायद की थी। मैंने कहा, ठीक है मॉम्बे, आओ देखो वो दरख्त कैसा है। मैंने एक समत इशारा किया और मॉम्बे ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए गर्दन हिला दी। मैंने सहारा देकर मॉम्बे को दरख्त पर चढ़ा दिया। दरख्त की मोटी शाखें बहुत ज्यादा वुसअत में फैली हुई थीं। ऊपर से वो काफी घना था और ऊपर पहुंचने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर उनकी तवज्जो खुसूसी तौर पर इस दरख्त की जानिब मबजूल न हुई तो हम दिन की रोशनी में भी उनकी निगाहों से महफूज रह सकते हैं। मॉम्बे दरख्त की एक मोटी शाख पर लंबा लेट गया। मैंने भी अपने आप को संभाला। दोनों राइफलें एक ऐसी जगह अड़ाई जहां से उनके गिरने का खदशा नहीं था और फिर मैं मॉम्बे को टटोलने लगा। मॉम्बे आहिस्ता से बोला, नहीं, अब ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, अलबत्ता खून बह रहा है, बस उससे जरा उलझन है। मैंने कहा, लिबास उतारो मॉम्बे, मैं तुम्हारे जख्मों को देखता हूँ। मॉम्बे ने कहा, सॉरी सर, वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन गया। मैंने उसके ऊपरी लिबास को उतरवा कर उसका जिस्म देखा और फिर अपनी दोनों आस्तीनें बाजू के पास से फाड़ दी और उन्हें पट्टी के तौर पर मॉम्बे के उन जख्मों पर कस दिया जिनसे खून बहने की मिकदार ज्यादा थी। खून रुक गया था। मॉम्बे ने शुक्रगुजार निगाहों से मुझे देखा और बोला, ठीक हूँ अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्रमंद न हूँ। दरख्त की शाख पर रात किस तरह गुजर गई इसका कोई अंदाजा न हो सका। हालांकि नीचे भी गिर सकता था, लेकिन खुदा ने हिफाजत की थी।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।